गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से इस बारे में करते हैं कि आपने सर्विस का इंतखाब ही अपनी स्टोरी के लिए क्यों किया? असल में जब हम सोच रहे थे कि ये बहुत सीरीज़ कर रहे हैं हम, तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज़ पाकिस्तान के क़याम के वक्त से यहाँ पे अपना कारोबार कर रही हैं और किस तरह से उन्होंने सिफ़र से आगाज़ किया और अब वो ना सिर्फ मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं बल्कि बैरून मुल्क भी उनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प मौजू है हमारे ऑडियंस के लिए, वो इस बारे में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। इसकी बुनियाद 1940 में पाकिस्तान के क़याम से पहले रखी गई और उसके बाद बाकायदा तौर पे सर्विस शूज़ ने यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू किया। ये तहरीर जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें जिक्र था कि किस तरह ये कहानी जो है एक कंपनी की नहीं बल्कि 3 दोस्तों की है। तो इस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? कंपनी 3 दोस्तों ने कायम किया है। वो कॉलेज के 3 दोस्त थे। एक का नाम चौधरी हुसैन, दूसरे का नाम नज़र मोहम्मद और तीसरे का नाम मोहम्मद सईद है। और मोहम्मद अकरम साहब ने इस हवाले से हमें एक वाक़या भी सुनाया है। तो जब ये कॉलेज से निकले तो चौधरी मोहम्मद सईद साहब, जो मैंने कहा है कि इनको ये अवर्स थे टू जॉइन द गवर्नमेंट, जो थे चौधरी मोहम्मद सईद साहब, उनको तालीम छोड़नी पड़ी और उन्होंने एक यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के महकमे में जॉब ले लिया लाहौर में। वो पेशावर पढ़ने गए थे तो पेशावर कंप्लीट ना की एजुकेशन और लाहौर में आ गए। जो चौधरी नज़र मोहम्मद साहब थे वो शुरू से ही दमे के मरीज थे, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। और उनको एडवाइस ये किया डॉक्टरों ने कि आप पंजाब में ना तालीम हासिल करें, आप किसी और शहर चले जाएं पुरफिजा मुकाम में। हाँ, पुरफिजा मुकाम में। तो उन्हें पुरफिजा जो यूनिवर्सिटी नजर आई वो पेशावर की थी इसलिए गए थे। दैट इज हाउ, और एंड देयर ही मेट चौधरी मोहम्मद सईद एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। अब जो ये कंपनी है ये 19 सदी से पुरानी हो चुकी है और अब इन तीनों बानियों की जो तीसरी नस्ल है वो ये कंपनी चला रही है। तो क्या ये जो तीनों दोस्त हैं, तहरीर में जिक्र था कि इनको कोई तजर्बा नहीं था जूते बनाने का? ये मतवसत तबके के 3 दोस्त थे। 2 का ताल्लुक गुजरात से था और 1 का ताल्लुक गुजरावाला से था। इन्होंने 1940 की दिहाई में ये सोचा कि हम कोई कारोबार शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले में क्योंकि वो दूसरी आलमी जंग का दौर था और बरसगीर की भी उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट थी जितनी बाकी दुनिया की थी, तो यहाँ पे टेंडर बिजनेस शुरू हुआ। हुकूमत ने कई तरह के टेंडर्स देना शुरू किए कि जो कंपनियां हमें माल दे सकती हैं तो वो आगे आएँ। जो मोहम्मद साहब ने कहा तुसी प्रैक्टिस हाली छड्डो ना, करते रहो। मैं इन द मीन टाइम मैं और सईद ने मिल के एक ऑर्डर ले आया छोटा जिहा जुतियां का। अच्छा, ये पहला ऑर्डर था। आप पंजाबी समझ लेते हो, मैं बीच में पंजाबी। जूतों का उन्होंने ऑर्डर ले लिया चप्पल बनाने का और सोचा ये कि गुजरात में हम ये काम कर शुरू करते हैं। तो उस सिलसिले में इनको सबसे पहला अपना ऑर्डर पुलिस की चप्पलें बनाने का मिला। अच्छा, इन्हें पुलिस की चप्पलों का ऑर्डर मिला तो इनके पास उस वक्त ना तो चप्पलें थी और ना इन्हें बनाने का हुनर। ये तो वैसे ही है, 3 दोस्त, चाय का भी प्लान पूरा नहीं होता तो इन्होंने तो कारोबार शुरू करने का प्लान बना बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखते हैं कि आज भी अगर 3 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम एक अपनी कंपनी बनाएंगे तो उसमें ये होता है कि हमारे पास सरमाया कहाँ से आएगा, हम क्या कारोबार करेंगे। तो जो कन्फ्यूजन है वो आप अगर आज इतनी कन्फ्यूजन है तो आप सोचेंगे उस दौर में कितनी कन्फ्यूजन होगी। बिल्कुल। तो इनको पहला जो आप जिस तरह बता रहे हैं ऑर्डर पुलिस की चप्पलें बनाने का मिला और आपने कहा कि ना उनके पास जूते थे ना कोई कारखाना था, तो फिर किस तरह ये ऑर्डर उन्होंने क्या दिया भी पुलिस को? तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो पुलिस की चप्पलें ढूंढते ढूंढते लाहौर से गुजरात चले गए। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ मोचियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप हमें पुलिस की चप्पलें बना के दें। तो मोचियों ने जो उनका काम है उन्होंने वो चप्पलें बना दी और उन्होंने वो टेंडर में आगे सप्लाई कर दी। तो इस तरह से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जब उनका तजर्बा बढ़ता रहा तो वो और टेंडर लेते रहे और टेंडर का कारोबार करते रहे। जिस तरह आपने बताया कि वो मुतवसत घराने से उनका ताल्लुक था तीनों का, तो किस तरह फिर उन्होंने क्या सरमाया था उनके पास शुरू में और किस तरह से उन्होंने शुरू किया? ये तीनों जो दोस्त थे ये ग्रेजुएट थे और इनके पास जिस तरह आज भी है कि एक रास्ता था कि ये सरकारी नौकरी कर लें। इनमें से एक के वालिद सरकारी नौकरी करते थे तो वो देख चुके थे कि इसमें हार्डवर्क जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है और इतनी आपको उस हिसाब से रिकग्निशन शायद नहीं मिलती। तो इन्होंने तीनों ने 52 रुपये इकट्ठा किए और इन्होंने एक जगह किराए पर ली
और उसे एक स्टोरेज हाउस बनाया। तो ये 52 रुपये से इनका कारोबारी सफ़र शुरू हुआ। तो नाम की अगर बात की जाए तो इनका नाम पहले शायद सर्विस नहीं था, ये जी दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 1940 की दिहाई में जब ये कंपनी बनी तो इसका नाम हुसैन एंड सन्स था। जैसे जैसे इन्हें ऑर्डर ज़्यादा मिलते रहे तो इन्होंने सर्विस नाम रखा, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू मुस्लिम एक सवाल था और तनाज़ा भी बहुत था। अगर कोई हिंदू नाम का कारोबार है तो उसे शायद मुसलमान ही चीज़ें ख़रीदना पसंद करता था, और उसी तरह अगर कोई मुसलमान कारोबार है तो हिंदू से ख़रीदना नहीं पसंद करेगा। इनके ज़्यादातर गाहक हिंदू थे, तो इन्होंने सर्विस नाम रखा जो कि एक न्यूट्रल नाम था, ताकि हिंदू भी उससे खरीद सकें और मुसलमान भी खरीद सकें। तो वही बात है कि नाम पे उन्होंने फिर काफ़ी सोचा, और फिर ये भी देखा गया कि सर्विस जिस तरह से एक वो है नाम, उसमें स्पेलिंग चेंज किए गए। वो इसलिए किए गए क्योंकि उस वक्त कुछ असूल थे कि आप एक प्रॉपर नाउन जो है, एक प्रॉपर कोई नाम है, उसको आप अपनी कंपनी का नाम नहीं बना सकते। तो इन्होंने SERBIS रखा अपना नाम। उमर, जब मैंने तहरीर का उन्वान पे नज़र डाली तो खुद ही से एक ये तजस्सुस पैदा हुआ कि मैंने ये पढ़नी है, क्योंकि जो उन्वान है इस तहरीर का वही था कि जब 3 दोस्तों को फ़ौजी बूट बनाने का ऑर्डर मिला। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको फ़ौजी बूटों का ऑर्डर मिला, और जिस तरह आपने अभी पहले भी जिक्र किया कि पुलिस ने भी अपनी चप्पलों का ऑर्डर इनको दिया। तो ये किस तरह से ये सारा कुछ हुआ? इन्होंने पहले पुलिस के लिए चप्पलें बनाई, उसके बाद इन्होंने पुलिस के लिए बूट बनाए। तो इन्हें थोड़ा सा तजर्बा जुफ्त साजी में हो गया था। उसके बाद ये हुआ कि जब क़याम पाकिस्तान के बाद इन्होंने एक्सपेंड करना चाहा तो इन्होंने दूसरे मौक़ों की तरफ देखना शुरू किया। उस वक्त फ़ौजी जूते या फ़ौजी बूट वो बाटा बनाता था। तो चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक ब्रिगेडियर साहब बाटा की फैक्ट्री में फ़ौजी जूतों का मुआयना कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ नुक्स हैं। उन्होंने फैक्ट्री के मैनेजर से कहा कि इसमें नुक्स हैं, इसका कुछ करो। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये बेहतरीन हमने क्वालिटी में बनाए हैं, और क्योंकि ये हम ही बनाते हैं तो आपको ये हमसे ही लेने पड़ेंगे। तो वो लिखते हैं कि इसके बाद ब्रिगेडियर साहब खामोश रहे। अच्छा, खामोश हो गए थे। उसके बाद वो खामोश रहे, और सर्विस वालों के पास एक हुकूमती ओहदेदार गया। उन्होंने उसको मशवरा दिया कि आप भी फ़ौजी जूते बनाना शुरू करें, फ़ौजी बूट बनाना शुरू करें। तो वहाँ से उनको फिर फ़ौजी बूटों के भी टेंडर उस तरह से मिलने शुरू। तो पहली दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने एक आजमाइशी ऑर्डर बनाया। उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, तो उन्होंने इंग्लैंड से वो इम्पोर्ट की, और उसके बाद उन्होंने वो हुनर लोगों को सिखाया और फ़ौजी बूट में वो आ गए। तो ये कहा जा सकता है कि अब तक तो सिर्फ वो फ़ौजी बूट या पुलिस को और हुकूमती महकमों को वो दे रहे थे, तो वसी तौर पर ये ऑर्डर्स कब जूतों की ये फैसला किया कि हम बाकी लोगों के लिए भी बनाएंगे? 50 की दिहाई में उनको ये ख्याल आया कि जिस तरह बाटा की अपनी दुकानें हैं और वो आम लोगों के लिए भी जूते बनाते हैं, तो इस तरह उन्होंने सोचा कि हम भी आम लोगों के लिए जूते बनाएंगे। उसमें ये था कि कैनवस शूज़ जो हैं वो आम लोग जो पहनते थे, तो उन्होंने उस कारोबार में भी जाना चाहा। उन्होंने इस हवाले से मशीनरी ली, जापान से कुछ मशीनरी इंपोर्ट की, कुछ मशीनरी इंग्लैंड से इंपोर्ट की। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस कारोबार में भी आए। इनसे शुरू में काफ़ी गलतियां भी हुई, लेकिन क्योंकि वो साथ साथ फ़ौजी बूट बना रहे थे, हुकूमती टेंडर आ रहे थे, तो वहाँ से कुछ हद तक अदाला होता रहा। उमेर, आपने जो साबिक डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स हैं सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मोहम्मद अकरम, उनसे बात की, तो उनका क्या ताल्लुक़ रहा है, क्या रिश्ता रहा है सर्विस इंडस्ट्रीज़ के साथ, और वो कब से वाबस्ता हैं? आप इस चीज़ को खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा 50 साल से ज़्यादा एक कंपनी के साथ रहा हो, तो वो कंपनी के इनसाइड और आउटसाइड हर तरह से वो कंपनी को जानता है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो 60 की दिहाई में उन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया, और उसमें उनको जो पहला टास्क दिया गया वो ये था कि आप एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट देखें। आप देखें कि हम यूरोप में या दूसरे ममालिक में हम किस तरह से अपने जूते एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने इस काम के लिए पाकिस्तान में मौजूद दूसरे ममालिक के सफारत खानों को ख़त लिखना शुरू किए, और उनको बताया कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में जूते बना रहे हैं, अगर आपके ममालिक में जूतों की ज़रूरत है तो हम वहाँ भेजने के लिए तैयार हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, और जिस तरह पाकिस्तान में उस वक्त तिजारत का भी काफ़ी था कि यहाँ पे चीज़ें बन रही थी और वहाँ पे लोग भेज रहे थे, तो इन्होंने जो शुरू में पाकिस्तान में कुछ कंपनीज ने जो अपने एक्सपोर्ट्स करना शुरू किए, तो उसमें सर्विस का भी नाम आता। तो जब आप इनसे मुलाकात करने गए अकरम साहब से, तो इन्होंने खुद कोई दिलचस्प किस्सा सुनाया हो? जी, हम वो किस्सा अपनी ऑडियंस को उन्हीं की आवाज़ में सुनाएंगे। उनका कोई एक ऑर्डर था जो बन रहा था, वो कैनवस शूज़ हम बनाते थे, जिसे फ्लीट आम तौर पर लोग कहते हैं।
तो वो कैनवस शू बना रहे थे और एज इट हैपन्स कि हमारे यहाँ किसी न किसी वजह से कोई डिले हो जाती थी, कारोबार में ऐसा होता है। तो वो उसे ये ऑर्डर दिया और साथ ये कहा कि ये आपने लेट नहीं करना, क्योंकि वो स्विस कैनाल थी वो बंद थी। 1967 की वार हुई तो बड़े वो थे इस पर माइंडफुल कि आप माल जो है बर वक्त भेजें। हमारे यहाँ वो माल लेट हो गया, उसके मैंने कहा कि ये लेट हो गया। उसने कहा कि अच्छा इतने दिन की लेट होने का मैं एक्सेप्ट करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन वो उससे भी और ज़्यादा लेट हो गया। तो चौधरी साहब ने मुझे एक दिन कहा कि यार ये उसका माल लेट हो गया था तो फिर बना क्या? तुमने उसे क्या जवाब दिया कि वो उसे एलसी भी एक्सटेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया? मैंने कहा जी मैंने उसको एक रीज़न लिख दिया था। क्या रीज़न था? तो मैं किसी काम के लिए गया तो मुझे वो कहने लगे कि वो मुझे याद आया होगा कि बने ऐसी ड्रेस होता। मैंने उनको समझा दिया कि मैंने आपको, कहने लगे नहीं पर तू की लिखे ऐसे हो। मैं कह जी मैं ऐसा एक्सक्यूज था सीधा जवाब ही नहीं दे सकता। मैं उन्होंने तस्वीर ला के ट्रक दियाँ भेज दी कि ट्रक उल्टे सखर के कोल तो सामान जो कॉटन जो है गिरे हुए हैं। तो कहते कि आपने झूठ बोला था। मैंने कहा वो दोनों जी मेरे पीछे चौधरी, हालांकि एक्चुअली मोहम्मद सी साहब एक्सपोर्ट को देखते थे, वो खामोश हो गए, कहने लगे जी ये ऐसे नहीं कुछ किया है। तो मुझे कहने लगे कि सही तेन समझा दे, जितना मर्जी नुकसान हो जाए झूठ नहीं बोलना। अच्छा उमेर, मोहम्मद अकरम साहब की तो आवाज़ हमारे सामीन भी सुनते रहे, लेकिन पीछे से एक और आवाज़ जो आई थी वो मेरे गालिबन आरिफ सईद साहब की थी। तो उस वक्त जब आप इंटरव्यू करने गए तो उस वक्त कमरे में सिर्फ अकरम साहब के अलावा और कौन कौन मौजूद था? उस वक्त ऐसा था कि जो कंपनी जो सर्विस के बानी हैं मोहम्मद सईद साहब, उनके पोते आरिफ सईद साहब वहाँ पे मौजूद थे। और मोहम्मद अकरम की काफ़ी सारी बातें आरिफ सईद साहब के लिए भी नहीं थी, उन्हें भी उन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं था। ये तो ऐसे ही वो किस्सा जिस तरह सुनाते हैं बुजुर्ग बैठ के कि वो उनके लिए भी ऐसी पुरानी बातें थी जो शायद उन्होंने वाकई ना सुनी, मतलब उनके भी पैदा होने से पहले की कुछ बातें थी, तो उनके लिए भी वो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग थी। तो क्या इनका भी इतना ही स्मूथ था सफ़र कि उन्होंने कारोबार शुरू किया और कामयाबी मिल गई, या मुश्किलात का नहीं? सामना करना? बिल्कुल ऐसे कभी भी नहीं होता। आप किसी भी कारोबार के मालिक से पूछेंगे तो वो आपको अपने मुनाफे से ज़्यादा अपने मसाइल से बताएगा। तो उन्होंने भी इसी तरह बताया कि कंपनी के शुरू में उन्होंने कहा कि हम ऑक्सफोर्ड शूज़ पे फोकस रखते हैं, जो कि रस्मी जूते होते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम जो थी वो फॉर्मल शूज़ नहीं, वो कैनवस शूज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, तो उन्होंने उसमें ज़्यादा ख़रीदा, वो जूते ज़्यादा ख़रीदे और ऑक्सफोर्ड शूज़ इतने नहीं ख़रीदे। जब उन्होंने इंग्लैंड में मशीनरी ली तो उन्होंने फ़र्में भी वहाँ पे ख़रीद लिए जो कि इंग्लैंड के लोगों के लिए बनाए हुए थे। जब उन्होंने यहाँ पे वो फ़र्में इस्तेमाल करना चाहे तो पाकिस्तानी नस्ल के लोगों के जो जूते का साइज़ है वो उससे मुताबिकत नहीं रखता, तो उनको वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ। उनको नहीं पता था ये बात? उनको नहीं पता था। मगर क्या उनको काम की जगह पे फैक्ट्री में कभी कोई मसाइल का सामना करना पड़ा हो? कोई ऐसे मसाइल हुकूमत की जानिब से या कहीं से उनको फेस करने पड़े हों? एक बड़ा वाक़या जो सर्विस की तारीख में हुआ वो 1980 की दिहाई में उनकी लाहौर फैक्ट्री में हंगामा आई थी। अच्छा। जिसके नतीजे में उनको वो फैक्ट्री बंद करना पड़ी और वो जो प्रोडक्शन है वो गुजरात लेके जाना पड़ी। वो उस वाक़े के बारे में चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का तल्ख़ तरीन हकीकतों में से एक है। और उसमें ये हुआ था कि जब सुबह वो अपने दफ्तर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है, गाड़ियों के और इमारत के शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें हमारे कारीगर मुलविस नहीं थे, ये बाहर से तकरीबकार बुलाए हुए थे। लेकिन हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि उस वक्त लेबर यूनियन और सर्विस के दरमियान कुछ तल्खियाँ चल रही थी। तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि शायद कुछ तल्खियाँ बढ़ गई तो उस वजह से ये हंगामा राई पेश आई। शुरू में ऐसा हुआ, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया जिसमें बाटा ने अपनी दुकानें वहां खोली जहां हम खोल रहे। अच्छा, सर्विस का जब भी जिक्र होता है, क्योंकि आप मार्केटों में भी जाएं तो जहां सर्विस की दुकान नज़र आती है उसके साथ ही बाटा की दुकान भी नज़र आती है, तो लोगों के लिए सर्विस और बाटा जो है वो साथ साथ ही एक नाम जुड़ा होता है। तो इस हवाले से आपने उनसे कोई पूछा कि मुकाबला है बड़ा सख्त किस्म का? जी बिल्कुल। जिस तरह कंपनीज़ में राइवलरी रहती है, दो कंपनियां जो अपने टॉप पे होती हैं उनके दरमियान मुकाबला होता है, तो इसी तरह सर्विस और बाटा के दरमियान भी मुकाबला रहा है।
शुरू में सर्विस वहाँ पे अपनी दुकान खोलता था जहाँ पे बाटा की दुकान होती थी, क्योंकि बाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है और सर्विस पाकिस्तानी कंपनी है, तो वो कोशिश करते थे कि हम किसी तरीके से इनका कस्टमर भी अपनी दुकान में दाखिल करवा दें। लेकिन बाद में मोहम्मद अकरम साहब ने हमें बताया कि बाद में कुछ ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे सर्विस की दुकान बनी वहाँ पे बाटा वालों ने भी अपनी दुकान बनाई, तो इनकी आपस में राइवलरी चलती रहती है। तो हम एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, उसमें बाटा की दुकान के बाहर इश्तिहार लगा हुआ है, नो मास्क नो सर्विस। जी मेरी नज़र से भी गुजरी तो है। वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस तरह की छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है जो आवाम में भी दिलचस्पी क्रिएट करती है।